हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है, जिसमें सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल। जिसमें अपन आज का जो प्रैक्टिकल देखेंगे ग्रुप बी का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। मैट्रिक्स मेथड्स के थ्रू अपन सॉल्यूशन करना चाहेंगे लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, जिसका सी प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे। तो सी लैंग्वेज में ये प्रैक्टिकल कैसे करें, मैट्रिक्स मेथड्स में क्या रूल रेगुलेशंस है, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस अगर गिवन हो तो मैट्रिक्स के थ्रू उनको कैसे सोल्व करें। तो अपना आज का जो प्रोग्राम का मेन जो टाइटल है ये मैट्रिक्स मेथड्स को लेके रहेगा। तो इसमें अपना जो एक्सपेरिमेंट नंबर B2.2 मतलब बी ग्रुप का सेकंड पोर्शन में ये मैट्रिक्स मेथड है। इससे पहले अपन गॉस एलिमिनेशन मेथड्स पढ़ चुके, सेकंड आपका मैट्रिक्स मेथड्स है, फिर गॉस जॉर्डन मेथड्स है। तो गॉस जॉर्डन का भी अपन एक्सपेरिमेंट देख चुके। आज अपन जो सॉल्यूशन करेंगे मैट्रिक्स मेथड्स के थ्रू लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस होगी, उसका अपन ये सॉल्यूशन करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्ट अपना ये रहेगा, सी प्रोग्राम्स लिखेंगे। अपन को ऐसी इक्वेशंस गिवन होगी कि ये अपने है ना, ये पहली इक्वेशंस है, ये आपकी दूसरी इक्वेशंस है, तीसरी इक्वेशंस है। ऐसे दो इक्वेशंस भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार इक्वेशंस भी हो सकती है। जितने इक्वेशंस होंगे उतने ये वेरिएबल्स होंगे। जैसे तीन इक्वेशंस है, तीन वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड। अगर अपने पास दो इक्वेशंस है तो एक्स वाई दो वेरिएबल होंगे। अगर चार इक्वेशंस है तो एक्स वाई जेड पी पी क्यू है ना, ऐसे चार वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अपन को है ना एक्स वाई जेड जो भी है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक जो मतलब वह पद, उसको अपन लेफ्ट हैंड के इधर लिखेंगे और इक्वल के इस मैट्रिक इसकी इक्वेशंस की जो वैल्यू है राइट हैंड में, इसको अपन है ना राइट हैंड में लिखेंगे। तो अभी तो ये ऑलरेडी अपन को जो न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो राइट हैंड में दी हुई है। तो और अपन को अगर किसी भी है ना वेरिएबल्स का कोफिशिएंट नहीं दे रखा हो तो उसका कोफिशिएंट अपन जीरो मानेंगे। जैसे यहाँ पे अपन को तीन कोफिशिएंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन को वाई और जेड दे रखा है, यहाँ पे अपन को एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। इसमें ना एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट को अपन 0.x प्लस ये ना अपन ये एज्यूम कर लेंगे। जिसका भी गिवन नहीं है उसको अपन जीरो कोफिशिएंट मान लेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, इसकी वैल्यू 6 है। तो पहली इक्वेशन इसकी वैल्यू है, इसका एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो मानेंगे। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, जेड का कोफिशिएंट +5 है, और इसकी यहाँ जो वैल्यू दे रखी है -4 दे रखी है, तो ये इक्वेशन 2 है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 5 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला वेरिएबल्स वाला, तो इस वेरिएबल्स की 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर अपन को चार वेरिएबल्स हो तो 4x4 की मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये है ना एक्स वाई जेड ये आपके है ना एक कॉलम्स मैट्रिक्स बनेगी, सिंगल मैट्रिक्स है ना, सिंगल कॉलम या रो। और अपन एक ये जो इक्वल वाली जो वैल्यू है, इसके लिए अपन एक मैट्रिक्स है ना, ये मान लो, ये तो अपन ए मान ले, ये एक्स मान ले मैट्रिक्स, ये आपके है ना जैसे मान लो बी मैट्रिक्स मान लूँ मैं। तो बी मैट्रिक्स में अपन है ना ये वैल्यू लेके चलेंगे, 6 -4 और 27। तो अपन को तीन मैट्रिक्स लेके काम करेंगे। एक तो ए मैट्रिक्स में ये कोफिशिएंट को स्टोर करेंगे, दूसरी आपकी एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनेगी। फिर एक है ना ये वैल्यू जो इक्वल है राइट हैंड साइड की, इसकी मैट्रिक्स अलग बनेगी। तो अपन का जो अपना जो फॉर्मूला होगा ना, तो इस ए एक्स इक्वल बी है ना, एक ये मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक्स इक्वल ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन को सबसे पहले यही फोकस करना है जो जितने भी आपके है ना एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स है, उतने कोफिशिएंट लेके उतने बाय उतने की एक मैट्रिक्स बना दो। तो जितने भी इनके कोफिशिएंट गिवन है मैट्रिक्स में स्टोर कर दो। फिर कितने वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है एक वो ले लो, है ना, फिर इनकी वैल्यू क्या दे रखी है एक वो दे लो। तो अपन इसको देखेंगे तो अपनी मैट्रिक्स का जो मेथड्स रहेगा ना, ये रहेगा मेन। इसको देखो, ध्यान दो, ये तो अपन को गिवन मैट्रिक्स है ना, ये तो गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन है। राइट एंड पे ना वैल्यू लिख लेंगे, ये तो गिवन इक्वेशन है। ये तो
इक्वेशंस ये दे रखी होगी, 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस है। तो यहाँ पे अपन को इस सेकंड मैट्रिक्स इसका सेकंड इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट में यहाँ पे अपन को है ना एक्स का वो नहीं दे रखा पद, तो इसको अपन 0 इंटू एक्स मान लेंगे, 0x। अब अपन जो मैट्रिक्स देखेंगे ना, तो फर्स्ट वी नीड राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को लिख लो। तो 3 मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। तो जैसे ये आपका ना ये 1 कहाँ से आया, तो 1 है ना यहाँ से आया, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट है ना 1 है, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट सेकंड मैट्रिक्स का 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का कोफिशिएंट है ना 5 है y इसका z का, फिर ऐसे 2 5 -1, फिर इधर एक्स वाई जेड और यहाँ पे 6 -4 ये वैल्यू गिवन है। तो एक मैट्रिक्स को अपन ने ए मान लिया है ना, इसको एक्स मान लिया वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स को, और ये बी मैट्रिक्स में ये जो इक्वल वाली वैल्यू उसको स्टोर कर दिया। तो अपन को यहाँ देखें कि ए मैट्रिक्स को देखोगे तो ए मैट्रिक्स है ना एक्स वाई जेड है, ए मैट्रिक्स 3/3 की बनेगी, जितनी मैट्रिक्स हो उतने बाय उतने की साइज रहेगी। फिर ये एक्स वाई जेड है ना कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी। एक्स मैट्रिक्स ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा एक्स वाई जेड से बनेगी ये। बी मैट्रिक्स होगी ये भी है ना बी मैट्रिक्स 6 -4 27, ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है। तो 3 मैट्रिक्स को लेके काम करेंगे। तो अपना जो इनवर्स का फॉर्मूला होगा ना, कि जैसे अपना ये फॉर्मूला क्या बना, ये बना ए एक्स है ना इक्वल बी। अब मैं एक्स बराबर लिखूंगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इक्वल है ना, यहाँ पे बी हो जाएगा है ना, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ना बी इक्वल, यहाँ पे एक्स इक्वल माइनस ए माइनस 1 है ना इनवर्स मैट्रिक्स, और यहाँ पे ना बी हो जाएगा। तो ए की इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का। ये प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका अपन को आंसर आ जाएगा, इसमें एक्स में आंसर आ जाएगा। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स डॉट बी ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अपन का मेन जो है ना आंसर जो रहेगा कि ये रहेगा कि आपका एक्स जो अपन कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स है ना, फिर यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन को बहुत सारा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इनवर्स मैट्रिक्स कब होती है, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे अपन। मेथड्स में ना सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा है ना। डिटर्मिनेंट में डी मान के चले अपन, अगर डी में 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो फिर वो है ना नॉट पॉसिबल होगा कि आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है ना, या 0 अदर देन नॉन 0 वैल्यू आ जाती है, तो फिर अपन है ना इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद फिर आप है ना उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे। ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद में अपन को एड जॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी, एड जॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी अपन को है ना। एड जॉइंट मैट्रिक्स किसकी, ए की। फिर अपन है ना ए के एड जॉइंट्स मैट्रिक्स में जो ये अपन एड जॉइंट्स मैट्रिक्स निकालूंगा मैं ए की, इसमें है ना डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। तो अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा कि इनवर्स कैसे निकालें। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है कि इनवर्स मैट्रिक्स जो कैलकुलेट करूंगा वो पहले तो ना एड जॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी मेरे को, ए डी जे है ना किसकी, ए की, और फिर मैं उसको डिटर्मिनेंट्स की जो भी वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दूंगा। तो ये ना आपका ये इनवर्स मैट्रिक्स निकलेगी। फिर जो भी इनवर्स मैट्रिक्स आएगी उसको मैं है ना बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन को कोफैक्टर्स निकालने होंगे ईच, इसका है ना एक माइनर मैट्रिक्स बना के कोफैक्टर्स निकालेंगे अपन। कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगा, फिर इनवर्स मैट्रिक्स आएगी। तो इन सब ऑपरेशंस के लिए मैं ना फंक्शंस बना के डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स को अपन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नॉन 0 आ रहा है।
डिटर्मिनेंट्स अगर मान लो नॉन जीरो आ रहा है तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स के बाद में अपन ट्रांसपोज की कैलकुलेशन करेंगे। ट्रांसपोज से फिर अपन है ना एड जॉइन एड जॉइन मैट्रिक्स बनेगी। फिर एड जॉइन मैट्रिक्स में फिर अपन डिटर्मिनेंट्स का डिवाइड करके इन्वर्स निकालेंगे। फिर ये सब काम होने के बाद में अपना लास्ट है ना मल्टीप्लिकेशंस का वो रहेगा लॉजिक। तो उसके बाद में आंसर आएगा। तो ये तो अपनी मिनिमम है ना। सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म्स में क्रिएट कर लो इक्वेशंस को। तीन मैट्रिक्स बनेंगी। अब सी लैंग्वेज का कोड देखो आप तो कि सी लैंग्वेज का जो कोड है ये सोर्स कोड कहलाएगा। तो अपन पूरा ये कोड मैट्रिक्स मेथड्स को फॉलो करते हुए लिखूंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये आपका है ना टाइटल हो गया, क्लियर है ना। ये आपका लिंकिंग सेक्शन हो गया, लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी। ये stdio.h conio.h है ना। हेस इंक्लूड ये लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी हो गई। हेस इंक्लूड को प्री प्रोसेसर नाम दिया हुआ है। फिर अपन काम करेंगे तो ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन कर दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जॉब करेंगे। ये सब फंक्शंस का डिक्लेरेशन है। ये फंक्शंस बनाऊंगा मैं। फंक्शंस है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब करेंगे। ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट है ना इनका टास्क है। एक फंक्शंस का एक कार्य हो गया। जैसे पहला फंक्शन डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेगा, तो डिटर्मिनेंट्स किसका, तो अपन है ना जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसका कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो। फिर अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स है ना अलग से सेपरेट स्टोर होगा। तो इससे मैं कैलकुलेट करूंगा। ये तो आपका सोर्स रहेगा। यहाँ से तो डेटा रिसीव कर लेंगे और कोफैक्टर्स निकाल के ये आपका है ना कोफैक्टर का रिजल्ट्स रहेगा इसमें। ये रिजल्ट का स्टोरेज रहेगा, रिजल्ट का स्टोरेज। तो रिजल्ट कोफैक्टर का रिजल्ट का स्टोरेज के लिए मैं एक सी नाम से एक मैट्रिक्स मान के चल रहा हूँ, जिसकी अपन है ना सेम साइज ले लेंगे जो अपन को गिवन साइज है। फिर अपन है ना इसको डिस्प्ले करवाएंगे कि जो भी रिजल्ट आया वो प्रॉपर आ रहा नहीं आ रहा। तो डिस्प्ले करवाएंगे कौन सी मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स होगी ए, कितने ऑर्डर किया तो के की वैल्यू ले लेंगे। फिर कोफैक्टर्स के बाद में एड जॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। अब एड जॉइंट किससे करोगे, तो एक तो मैं है ना इससे करूँगा। तो ये तो आपकी है ना गिवन होगी, किसका निकाल के है ना किस में निकालोगे एड जॉइंट, तो ये एड जॉइंट का ये स्टोरेज होगा। तो ये तो है ना ये टारगेट रहेगा, इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये आपका है ना सोर्स रहेगा। ये सोर्स रहेगा। सोर्स का मतलब यहाँ से डेटा रिसीव करके इसमें ना एड जॉइन करेगा। एड जॉइन कैसे होती है, ये जो भी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन। ट्रांसपोज करके एड जॉइन में चला जाएगा डेटा। फिर अपन इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स की अलग कैलकुलेशन बनेगी, ये सेपरेट रिजल्ट आएगा। और किससे बनाओगे, एड जॉइन जो भी बनाई ना तुमने उससे इनवर्स बनाओ। फिर एड जॉइन मैट्रिक्स जो भी आएगी उससे इनवर्स बनाओ। फिर इनवर्स बनाने के लिए एक डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ऑर्डर चाहिए होगा। तो ये है ना ये फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है कि अपन अलग अलग तरह का काम करेंगे तो ये फंक्शंस अपन को चाहिए होंगे। तो ये है ना ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन कर रखा मैंने। मेन के ऊपर एक ग्लोबल होता है, मेन के इनसाइड लोकल होता है। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन बोलेंगे इसको। और ये ना ग्लोबल वेरिएबल है, सभी जगह एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे। तो ये मेन के जस्ट ऊपर है ये। तो ये ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ये कहलाएंगे आपके ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल है ना। ये याद रख लो कि मेन के अंदर करता हूँ वो लोकल वेरिएबल होता है या लोकल फंक्शंस का डिक्लेरेशन होगा। और मेन के आउटसाइड करूँगा तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा। ग्लोबल में फंक्शंस भी अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को भी अपन है ना डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फिर अपन को है ना इतने सारे प्रोसेस करने, तो ये सबके फंक्शंस बनेंगे। ये ध्यान देने का पॉइंट है। ये जितनी कैलकुलेशन में करूँगा सबकी सेपरेट है ना फंक्शंस के थ्रू कर रहा हूँ मैं। फंक्शंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट टास्क है। एक इंडिपेंडेंट टास्क है ना। तो ये अपने आप में एक सेपरेट लॉजिक हो गया जिसमें अपन पैरामीटर पास करेंगे, कैलकुलेशन बना देंगे। तो अपन अब प्रोग्राम कैसे शुरू करें, तो प्रोग्राम शुरू करेंगे तो अपन है ना ये मेन फंक्शन से करेंगे अपन। ये कंपलसरी है ये। फिर अपन को है ना ये तो गिवन मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का जो स्टोरेज लेंगे तो ये इसमें तो है ना गिवन मैट्रिक्स जो अपन इक्वेशन से बनाएंगे, एक तो ए हो जाएगी, ठीक है ना। और एक अपना एक्स है। तीन मैट्रिक्स अपन है ना इक्वेशन से क्रिएट करेंगे। तो तीन मैट्रिक्स तो आपकी इक्वेशन से हो गई है। तो एक तो ए मैट्रिक्स है ना, एक हो गई एक्स हो गई,
एक बी हो गई, है ना। ये आपकी 2D टाइप की मैट्रिक्स है, ये 2D है ना। ये आपकी सिंगल कॉलम्स मैट्रिक्स रहेगी, ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगी। तो ये तो ना इक्वेशन से क्रिएट करो, ये तो इक्वेशंस में जो गिवन डेटा है यहाँ फिल कर दो। तो इक्वेशन से अपन डिफाइन करेंगे, इक्वेशन से ना क्रिएट करेंगे इन मैट्रिक्स को। और फिर अपन को एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना, एक एड जॉइन मैट्रिक्स निकालेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपन को है ना एक्स्ट्रा रिजल्ट्स के स्टोरेज के लिए इनमें सब में रिजल्ट्स आएगा। तो कोफैक्टर्स, एड जॉइन, इन्वर्स और डिटर्मिनेंट्स, ये 4 कैलकुलेशन करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ लो, है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब था किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो 3 है। तो यहाँ पे एंटर द, है ना, अपन मैट्रिक्स नंबर ऑफ इक्वेशंस ले लेंगे। यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशंस या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर है, इक्वेशंस जितनी भी होगी। तो यहाँ पे है ना नंबर ऑफ इक्वेशंस पे अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस, कि कितनी इक्वेशंस है। तो अपन है ना एन में ले लेंगे इक्वेशंस की संख्या, है ना, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाऊं मैं, तो इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। फिर अपन उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स इनपुट में ले लेंगे। जो ये मैट्रिक्स बनाऊंगा ना, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू आगे बनेगी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफैक्टर्स के थ्रू बनाऊंगा मैं, एक्स वाई जेड के जो कोफैक्टर है उसके थ्रू ये वैल्यू है ना रो बाय रो में पास कर दूंगा। फिर अपन है ना एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाऊंगा तो जितनी मैट्रिक्स होगी, जैसे अपन ने एन ले रखा है उसका पूरा ऑर्डर, तो उतनी है ना ये एक बी मैट्रिक्स में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये आपके ना कांस्टेंट मैट्रिक्स बी बनेगी, ठीक है ना। जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस को देख लो, उतनी है ना इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उसकी राइट हैंड की जो वैल्यू है वो B0, B1, B2, B3 ऐसे ना स्टोर हो जाएगी। तो अपन है ना बी में स्टोर कर लेंगे, स्कैन कर लेगा डेटा, तो ये रीड कर लेंगे। फिर अपन को क्या मैट्रिक्स आ रही है, क्या मैट्रिक्स बनी, तो गिवन मैट्रिक्स क्या बनी, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको अपन है ना ये डिस्प्ले करवा देंगे। फिर अपना कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईच इक्वेशंस बी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा दूंगा। फिर मैंने है ना दोनों मैट्रिक्स रीड करेगा, फिर दोनों मैट्रिक्स जो इक्वेशन से बन रही है उसको ये डिस्प्ले करके पॉज कर देगा। ये गेट सीएच मैंने जो लगा रखा है, ये पॉज के लिए लगा रखा मैंने, ठीक है ना। पॉज करने के बाद में फिर अपना ये पूरा गिवन डेटा अवेलेबल हो चुका। फिर अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट होके आएगा डी में, फंक्शन से कैलकुलेट होके आएगा ये, है ना, कैलकुलेट थ्रू फंक्शंस। फंक्शन से कैलकुलेट आएगा। ये ए मैट्रिक्स को पास कर रहा हूँ, ये साइज है, तो ये नेम ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैं पास कर रहा हूँ नेम ऑफ मैट्रिक्स, 2D बना रखी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और ये है ना एन हो गया, नंबर ऑफ इक्वेशन या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर हो गया। तो ये दोनों पास कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट्स में डी में है ना रिजल्ट्स आएगा। फिर डी में अगर रिजल्ट्स क्या आया, एक तो ये बता देगा डी में अगर 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर डी में 0 नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो कोफैक्टर्स कैलकुलेट होगा। तो कोफैक्टर्स के लिए फंक्शंस की कॉलिंग हो गई। तो ये ए मैट्रिक्स को भेज रहा हूँ, उस किस ऑर्डर की है, तो ये है ना इनसे कैलकुलेट करके ये डेटा इसमें डाल देगा। कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना न्यू मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी, न्यू मैट्रिक्स क्रिएट, है ना, फ्रॉम ए, है ना, एज नेम वो हो जाएगा COF, इस नाम से एक मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे। फिर अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी उसको मैं ये डिस्प्ले कराऊंगा, है ना, ये डिस्प्ले कर देगा। फंक्शंस कॉल कर लिया। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स से एड जॉइन मैट्रिक्स बनाऊंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। तो यहाँ पे एड जॉइन मैट्रिक्स में ना कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जाएगी, एन जाएगा, इसमें एक नई मैट्रिक्स और क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना ये मैट्रिक्स जा रही है और ये नई मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे एड जॉइन मैट्रिक्स नाम से क्रिएट हो जाएगी, ये वाली। फिर अपन एड जॉइन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा के देखेंगे क्या बन के आई। फिर अपन है ना इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए फिर इनवर्स मैट्रिक्स में एड जॉइन को मैट्रिक्स को पास कर रहा हूँ,
डिटर्मिनेंट्स को पास कर रहा हूँ और एन को पास कर रहा हूँ। तो एन तो ऑर्डर हो गया, डी डिटर्मिनेंट्स हो गया, एड जॉइन हो गया। इससे इनवर्स मैट्रिक्स में इसमें ना कैलकुलेट हो गया, आई एन में न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। ये आपकी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। ये न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, एज नेम इनवर्स आई एन वी से बन जाएगी। इसमें अपना रिजल्ट रहेगा इनवर्स का। फिर इनवर्स का रिजल्ट बनने के बाद अब अपना टारगेट रहेगा कि अपन है ना सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, तो इनवर्स मैट्रिक्स जो भी आई उसको है ना बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, तो ये रूल्स मैंने ये बना दिया कि ये ना कितनी रो है और ये एक्स आई, ये जीरो लेके चलेगा, फिर ये ना मल्टीप्लाई करता रहेगा, ये आई जे और या बी जे से मल्टीप्लाई करता रहेगा। एक्स आई में ये समेशन करके एक रिजल्ट्स बना देगा। फिर रिजल्ट्स को अपन ने प्रिंट करा देंगे, है ना, x%d और 7.3 f। तो आई की वैल्यू है ना ये इसमें इस तरह से आएगा कि आई की वैल्यू को तो ये यहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ पे है ना, और एक्स आई को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये दो पैरामीटर प्रिंट करके रिजल्ट्स का सॉल्यूशन आएगा। फिर अपना प्रोग्राम का है ना क्लोजिंग हो जाएगा और प्रोग्राम ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे गेट सेट करके पॉज और देन क्लोज। तो अपन ने ये सॉल्यूशन कब करेगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए ना ये देखो डी में अपन जीरो वैल्यू आती है तो ये सॉल्यूशन नहीं करेगा, और डी में जीरो नहीं आता तो ये एल्स यहाँ से चल रहा है, पूरा ये एल्स का पोर्शन है यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर ये गेट्स ये जब मेन फंक्शंस क्लोज हो गया। तो यहाँ तो अभी अपना ना कोई भी लॉजिक तो है नहीं, ये कंट्रोल से पूरा ये फंक्शंस को कैसे कॉल करूँगा, क्या क्या पैरामीटर भेजूंगा, तो ये फंक्शंस के थ्रू पूरा ना कंट्रोल्स है। अब काम करेगा फंक्शंस, फंक्शंस बना रखे हैं सेपरेट। तो सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट्स के लिए फंक्शंस बना दिया, ये डिटर्मिनेंट्स के लिए फंक्शंस है। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेगा, तो पूरा ये ना रिकर्सिवली कैलकुलेट करता हुआ डिटर्मिनेंट्स निकालेगा। किसी ये तो ऑर्डर हो गया, किस मैट्रिक्स का निकालोगे, है ना, ये तो गिवन मैट्रिक्स इसमें आ जाएगी ए में और के इसका ऑर्डर हो गया। और फिर ये बी में मान लो कि ये जैसे कई बार होते हैं ना 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 5x5 की हो, तो बी में फिर ये फिर है ना रिकर्सिवली कैलकुलेट करने के लिए बी में ना माइनस मैट्रिक्स जो भी आएगी तो वो बी में स्टोर करके फिर कैलकुलेशन करेगा। तो ये अपन को एक जो अपन डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं वो प्रत्येक वैल्यू जो भी ईच वैल्यू होती है ना रो बाय रो जो भी है ना, उसकी अपन माइनर मैट्रिक्स निकाल के कोफैक्टर्स निकाल के फिर कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो यहाँ पे है ना जो भी मैट्रिक्स स्टोर करेगा इंटरनली वो बी में इस क्रिएट करते हुए डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेगा। अब ये के का मान अगर जी 1 हो जाएगा, मतलब ऑर्डर 1 by 1 की हो जाएगी मैट्रिक्स, तो देन फिर ये है ना रिटर्न 0 0 A 0 0 को रिटर्न कर देगा। उस केस में रिटर्न कहाँ करेगा, ये जहाँ से कंट्रोल आता है ना वहीं पे रिटर्न करेगा। मान लो अपन ने एक सिंगल वैल्यू दे दी 1 ऑर्डर की, तो फिर ये है ना A 0 0 वही वैल्यू को रिटर्न करके डिटर्मिनेंट्स बता देगा इसका। और अगर अपन ने 2x2 की दे दी, 3x3 की दे दी, है ना, 4x4 की दे दी, तो फिर ये रिटर्न है ना के को 1 नहीं होगा तो ये रिटर्न नहीं करेगा, फिर इस लॉजिक में आ जाएगा सीधा। ये 4 करके एक लूप चलाएगा, लूप चला के पूरी कैलकुलेशन करेगा। ये डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन है ना, ये रिकर्सिवली कॉलिंग है यहाँ पे कि अगर 3x3 4x4 की मैट्रिक्स आ जाती है तो ये रिकर्सिवली है ना k-1 करके ऑर्डर कम करके ये रिकर्सिवली कैलकुलेट हो रहा है। ये रिकर्सिवली रिकर्सिव फंक्शंस को ये रिकर्सिव फंक्शंस कॉल हो गया यहाँ पे, है ना। ये फिर डिटर्मिनेंट्स करता रहेगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट और चलता है यहाँ पे कि कई बार अपन जैसे निकालते हैं ना, जैसे 1 3 5 है, अभी आपकी 0 रो है ना, ये 0 कॉलम है, तो ये कॉलम पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, है ना। फिर अगेन नेक्स्ट वैल्यू अपन नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आप देख लो कि ये अगर ये दोनों का सम इवन होता है तो ये पॉजिटिव, अगर इनका सम आई और जे का ओड होता है तो ये नेगेटिव। तो अपन ने है ना पहले अपन ने एस को 1 कर रखा है, या नेगेटिव पॉजिटिव के लिए एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार ये पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। इसका ये रोल है। और डिटर्मिनेंट्स बनेगा तो पूरा कैलकुलेशन करके बना देगा। ये फॉर्मूला दे रखा अपन को ये। फिर डिटर्मिनेंट्स के बाद में अपन है ना कोफैक्टर्स, अगर डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं आता है तो ये कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का वो है पूरा लॉजिक है, फंक्शन दे दिया अपन ने। कोफैक्टर्स किससे कैलकुलेट करूँगा, तो ए मैट्रिक्स जो भी लूँगा
वो कोफैक्टर्स बनाऊंगा। तो कोफैक्टर्स बनाएंगे ना, तो गिवन मैट्रिक्स जो भी होगी, जैसे ए बी सी अपन को मैट्रिक्स अगर दे रखी है, पी क्यू आर ऐसे कुछ दे रखा है, डेटा एक्स वाई जेड दे रखा है, तो कोफैक्टर का मतलब होता है कि एक तो जैसे ये लोगे, फिर है ना इसको कैलकुलेट करके एक भी रिजल्ट आएगा इसका, है ना, माइनस में मैट्रिक्स का एक कैलकुलेशन करके फिर अपन है ना ऐसे फिर बी लेंगे सी लेंगे, तो एक कोफैक्टर्स बन जाएंगे ईच वैल्यू का, माइनर निकाल के करते हैं पर कैलकुलेशन, एक कोफैक्टर्स कैलकुलेट करके है ना कोफैक्टर्स की अलग मैट्रिक्स बना देगा। जो मैट्रिक्स बनेगी वो सी के नाम से जनरेट हो जाएगी अपने आप। ठीक है ना, ये सी आई जे मैंने यहाँ किया हुआ है, ये रहा देखो, ये रहा सी, ये कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का पूरा लॉजिक। ये पूरी कैलकुलेशन कैसे बनती है, तो माइनर निकाल के अपने आप है ना डिटर्मिनेंट्स के थ्रू ऐसे मल्टीप्लाई करके अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा ये। तो ये इसके लिए है ना थोड़ा सा इस लॉजिक को समझने में हो सकता है आप पूरी ट्रैकिंग करो, तो यहाँ पूरे इतने वेरिएबल्स ले रखे हैं कि पूरे वेरिएबल के एक टेबल बनाओ कि पी क्यू की क्या वैल्यू चल रही है, कौन सा डेटा कैसे आ रहा है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है ना कोफैक्टर्स की हो जाएगी। कोफैक्टर कैलकुलेट होने के बाद अपन डिस्प्ले करेंगे मैट्रिक्स को, कि जो जो मैट्रिक्स बनी है सबको डिस्प्ले करा दो। तो ये तो रो रो कितने रो है कितने कॉलम्स है, फिर ये स्पेस के लिए 8.2 एफ कर दिया मैंने, ए आई जे है ना, यहाँ ए आई जे जो भी मैट्रिक्स आएगी ए में लेके रिसीव करके प्रिंट कर देगा। फिर ये पूरा कॉलम जब प्रिंट कर देगा तो लाइन बदल देगा, लाइन बदल के फिर ये इसमें जाएगा, है ना, पूरा काम हो जाएगा। फिर एक बार लाइन चेंज करके क्लोजिंग कर देगा फंक्शन को। फिर अपन ने एड जॉइन मैट्रिक्स कर दिए, ट्रांसपोज निकाल दिया। तो एड जॉइन मैंने एक ये ले लिया रेफरेंस, तो आई जे इक्वल जे आई उल्टा कर दिया कि ए आई जे का डेटा था वो ए जे आई से ए आई जे में स्टोर हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज हो जाएगी, ट्रांसपोज के बाद में इन्वर्स हो गया, इन्वर्स इस लॉजिक से बना दिया कि जो भी आई जे मैट्रिक्स बनेगी एड जॉइन मैट्रिक्स में डी से डिवाइड कर दूंगा। तो डी को मैंने ने फंक्शन में भेजा हुआ है। फिर पूरा काम होने के बाद है ना फिर आउटपुट देखें अपन, तो मैंने मान लो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दे दिया, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, तो ये डेटा मैंने ना इक्वेशन से ले लिया। फिर ये अपन ने बी मैट्रिक्स का डेटा ले लिया, तो ये इसकी गिवन मैट्रिक्स तो ये आ गई, और फिर ये बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, ये जो डेटा दिया था 6 - 4 27, डिटर्मिनेंट इसका 20 - 21 आ गया। फिर कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो गया, पहली वैल्यू का कोफैक्टर -27 होगा, 10 होगा, -4 होगा, 6 होगा, -3 है ना, ये पूरा कोफैक्टर। फिर इसको अपन ने ना ट्रांसपोज कर दिया, तो 27 रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो ये 27 6 3 है, इसको फर्स्ट रो बना दी। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दी, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दी। फिर ये ट्रांसपोज होने के बाद में ये एड जॉइन मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स कैसे निकाला कि जो 21 आया ना, इसको 27 को 21 से डिवाइड किया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1.29 आ गया। फिर 6 को 21 से डिवाइड किया तो नेगेटिव में आ गया, 3 को 21 से डिवाइड किया तो ये नेगेटिव में आ गया। तो ये पूरी है ना कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन होके फिर मैंने है ना मल्टीप्लाई किया बी मैट्रिक्स के डेटा से, इस वाले डेटा से, इस वाले से। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x0 x का रिजल्ट हो गया, ये y का रिजल्ट हो गया, ये z का रिजल्ट हो गया। तो ये एक्यूरेट आंसर है ना, आप पूरे प्रॉपर कोई सी भी ना डेटा लेके कैलकुलेशन करवा सकते हो। फिर अपन ने ये एंटर सेकंड रीडिंग अपन ने और दी कंट्रोल F9 करके, तो फिर ये F3 है ना, कंट्रोल F9 करूंगा तो ये रन होगा। फिर मैं मैट्रिक्स ऑर्डर मैंने तीन दे दिया, यहाँ पे मैंने 2 रो के डेटा सिमिलर टाइप दे दिया, 1 2 3 1 2 3। तो इस केस में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट्स 0 आएगा, है ना, डिटर्मिनेंट्स 0 आएगा, डिटर्मिनेंट्स 0 आएगा तो ये कह देगा नो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से अपन है ना पूरे रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाए तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं होता, ध्यान देने का पॉइंट होता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं आता है, नॉन जीरो नहीं आता है, तो फिर सबसे पहले अपन कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स से अपन है ना ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद अपन को है ना एड जॉइन मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर एड जॉइन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स जो कैलकुलेट होके आया उससे ईच वैल्यू को डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स की। फिर जो आपका डिवाइड होने के बाद में नई मैट्रिक्स बनेगी, वो इनवर्स मैट्रिक्स आएगी। फिर इनवर्स मैट्रिक्स को इससे है ना जो इक्वेशंस की जो वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट वैल्यू, तो एक बी मैट्रिक्स में स्टोर किया हुआ था, उससे मल्टीप्लाई करके
और फिर अपन है ना रिजल्ट्स बना लेंगे, रिजल्ट्स की मैट्रिक्स को पूरा डिस्प्ले करवा देंगे। तो जितने इक्वेशंस में वेरिएबल्स होंगे उतने ही है ना आपके उतने साइज की मैट्रिक्स बनेगी। अगर इक्वेशंस 3 है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, इक्वेशंस 4 है 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, इक्वेशंस अगर 5 है तो 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो जितनी अब लंबा मतलब इसकी जितनी इक्वेशंस लोगे प्रोसेस उतना है ना इंटरनली थोड़ा सा टफ होता जाएगा, फिर कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो कैलकुलेशन को अपन ने फिर इसमें जो कैलकुलेशन किया रखी है ना, तो कई फंक्शंस को मैंने रिकर्सिवली भी कैलकुलेशन कर रखी है। रिकर्सिव का मतलब होता है कि फंक्शंस को अगर इटसेल्फ में कॉल कर लूँ ये उसकी बॉडी में, तो वो रिकर्सन फंक्शंस कहलाता है। तो रिकर्सन फंक्शन एक स्पेसिफाई वैल्यू आते ही है ना उस वो क्लोज कर देंगे फिर उसको। तो जो अपन ने रिकर्सिव फंक्शन को क्लोज कर रखा है वो के इक्वल इक्वल 1 आते ही ऑर्डर अगर 1 हो गया तो फिर रिकर्सिव फंक्शंस की कॉलिंग बंद हो जाती है। तो आप है ना ये पूरे प्रोग्राम्स को पूरा थोड़ा सा लंबा जरूर है समझ के पूरा है ना इसको स्टेप्स को याद रख सकते हो। तो प्रोग्राम अपना लीनियर इक्वेशंस हो गया, इक्वेशंस अपन को दे रखी होगी उससे फिर मैट्रिक्स में पूरी वैल्यू डिफाइन करके फिर अपन है ना रीड करके पूरी वैल्यू को फिर ये कैलकुलेशन करेंगे। फंक्शंस चाहिए सबसे पहले कैलकुलेशन करूँगा तो ये है ना एक ऑर्डर के हिसाब से अपन एक कॉलिंग करते गए फंक्शंस को, कि सबसे पहले जैसे ये मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गई है ना, ये आपके रिजल्ट्स वाले ये पी मैट्रिक्स डिस्प्ले करवा दी, फिर ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लिया, फिर ये जीरो को चेक कर लिया जीरो अगर नहीं है तो फिर कोफैक्टर्स निकालने के लिए ये यहाँ से कॉलिंग कर ली, फिर कोफैक्टर्स क्या आया तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवा दिया, फिर एड जॉइंट मैट्रिक्स बना लिया अपन ने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स से, फिर अपन ने ना एड जॉइंट मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवा दिया, फिर अपन ने इन्वर्स निकाल दिया, तो इन्वर्स किससे निकालूंगा एड जॉइंट मैट्रिक्स से, फिर इन्वर्स मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवा दिया, फिर सॉल्यूशन के लिए मल्टीप्लाई करने का लॉजिक लगा दिया, फिर अपन ने ना इंडिपेंडेंट सभी फंक्शंस की कैलकुलेशन कर दी। डिटर्मिनेंट्स जो मैनुअल अपन मैथ्स में निकालते हैं वही ये लॉजिक बना हुआ पूरा। फिर कोफैक्टर्स का भी ये पूरा लॉजिक जैसे अपन मैनुअल करते हैं ना वैसा ही कंसेप्ट है पूरा। कोफैक्टर से फिर अपन ये डिस्प्ले डिस्प्ले का एक सेपरेट फंक्शन हो गया, फिर ये अपन एड ज्वाइन करेंगे तो ट्रांसपोज का लॉजिक लगा दिया, फिर इन्वर्स करूंगा तो इससे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया एड ज्वाइन मैट्रिक्स को, तो अपना रिजल्ट बन जाएगा, फिर आउटपुट की रीडिंग हो गई। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम्स लंबा जरूर है, बाकी थोड़ा सा है ना समझने वाला लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम है। तो मैट्रिक्स मेथड्स के थ्रू लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसमें पूरा अपन ने कंप्लीट ये चेक कर लिया। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।